वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, क्योंकि पहला पार्ट अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो सेकंड पार्ट है वो है पर्सन परसेप्शन का। सोशल परसेप्शन हमने पढ़ लिया कि सोशल परसेप्शन क्या होता है। सोशल सेटिंग्स में हम देख रहे हैं सोशल मीनिंग से अफेक्टेड हो रहे हैं, सोशल नॉर्म्स को कल्चरल वैल्यूज़ से अफेक्टेड होते हुए सामने वाले ऑब्जेक्ट को या पर्सन को परसीव कर रहे हैं और डिफरेंट तरीके से प्रिडिक्शन कर लगा रहे हैं कि कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट किस तरीके का है, किस तरह का बिहेवियर करेगा, उसका क्या कॉग्निटिव स्टाइल है, क्या थॉट प्रोसेस है। तो नाउ जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है पर्सन परसेप्शन का, यानी कि व्यक्ति प्रत्यक्षण। अब पर्सन परसेप्शन होता क्या है? सोशल परसेप्शन का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पर्सन परसेप्शन। पर्सन परसेप्शन ऑब्जेक्ट के परसेप्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पर्सन परसेप्शन में एक हम जीते जागते पर्सन को ही परसीव कर रहे हैं, किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को परसीव नहीं करते। ठीक है, पर्सन परसेप्शन में हमें किसको परसीव करना है? सिर्फ पर्सन को, किसी स्टिमुलस को नहीं। इसी वजह से पर्सन परसेप्शन में हमारी उन रिस्पॉन्सेस को इन्फ्लुएंस करता है। जो पर्सन परसेप्शन है वो हमारी उन रिस्पॉन्सेस को इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से हमारे प्रति उस पर्सन का बिहेवियर भी इफ़ेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो जो पर्सन परसेप्शन, जो हम किसी पर्सन का परसेप्शन कर रहे हैं तो हमारे रिस्पॉन्सेस तो इफ़ेक्टेड होंगे ही और हमारा बिहेवियर भी इफ़ेक्टेड हो जाएगा सामने वाले पर्सन का परसेप्शन करने के बाद। जब भी हम किसी पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करने लगते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है वो कैसा है, क्या एटीट्यूड है उसका, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या उसके अंदर ट्रेट छुपी हुई हैं, क्या मोटिवेशन है उसकी, क्या इंस्पिरेशन है। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो हम दूसरे व्यक्ति के बारे में स्पेसिफिकली एक थॉट या इम्प्रेशन या ओपिनियन या व्यू पॉइंट बना लेते हैं, और दूसरे पर्सन के बारे में इस तरह का इम्प्रेशन बनाना ही इम्प्रेशन फॉर्मेशन कहलाता है, जिसे हम दूसरे वर्डों में या दूसरे सेंस में पर्सन परसेप्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पर्सन परसेप्शन फोकसेस ऑन द प्रोसेस बाय विच इम्प्रेशन, ओपिनियंस और फीलिंग्स अबाउट अदर पर्सन आर फॉर्म्ड। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि पर्सन परसेप्शन किस पे फोकस कर रहा है? उस प्रोसेस पे जिसके तहत हम दूसरे पर्सन के बारे में, जिसको हम परसीव कर रहे हैं, इम्प्रेशन बनाते हैं, ओपिनियन बनाते हैं, उसके बारे में एक स्पेसिफिक फीलिंग को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरों के बारे में इम्प्रेशन बनाना, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ पर फोकस करना ही पर्सन परसेप्शन कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन भी सेम जैसी ही है। तो इन डेफिनेशन की एनालिसिस करें तो हम पर्सन के परसेप्शन के नेचर को अच्छे से समझ पाएंगे कि पर्सन परसेप्शन क्या कहना चाहता है। तो पहली बात तो ये है कि पर्सन परसेप्शन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, ना कि किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को परसीव करता है। बार बार ये कह रही हूँ कि हम एक जिंदा जीते जागते इंसान को ही परसीव कर रहे हैं। इस तरह से पर्सन परसेप्शन में जो है ये डिफरेंस पाया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट का परसेप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो पर्सन परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से इस सेंस में डिफर है। दूसरा क्या है कि पर्सन परसेप्शन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के रिलेशनशिप्स के बारे में, उसकी स्टेट्स के बारे में एक इम्प्रेशन को क्रिएट कर लेता है। यही वजह है कि पर्सन परसेप्शन को इम्प्रेशन फॉर्मेशन का प्रोसीजर भी कहा जाता है। इसे जजमेंट प्रोसीजर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति को अदर पर्सन के बारे में कुछ स्पेसिफिक डिसीज़न भी लेने होते हैं। भाई, हम डिसीज़न ले रहे हैं कि वो पर्सन अच्छा है, गुड है कि बैड है। ठीक है, तो एक जजमेंट प्रोसेस भी इसमें इन्वॉल्व है। हम एक इम्प्रेशन बना रहे हैं कि उसका एटीट्यूड ऐसा है, तो हमने क्या किया? इम्प्रेशन बनाया, जजमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व किया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं
कि पर्सन परसेप्शन में इंटरपर्सनल परसेप्शन होता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में इम्प्रेशन को क्रिएट करता है तो दूसरा व्यक्ति भी तो भाई इम्प्रेशन क्रिएट कर रहा होगा। सिर्फ मैं तुम्हारे बारे में इम्प्रेशन नहीं बना रही, तुम भी मेरे बारे में इम्प्रेशन या इमेजेस को फॉर्म कर रहे होगे। इसी को इंटरपर्सनल प्रोसेस कहा गया है। तो इस इंटरपर्सनल प्रोसीजर का जो रिज़ल्ट है वो यह होता है कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो सोशल इंटरेक्शन का एक डिटर्मिनेंट बन जाता है इसमें। नेक्स्ट है पर्सन परसेप्शन में जो वेरिएबिलिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका ट्रेट पाया जाता है। लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसमें चेंजेस होने के साथ साथ पर्सन परसेप्शन भी इफ़ेक्टेड या इन्फ्लुएंस हो जाता है। पर्सन परसेप्शन में कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए होती है क्योंकि जो भी इसका एक तरीके से कह सकते हैं डिटर्मिनेशन है वो लाइफ के नए नए एक्सपीरियंसेस और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से रिलेटेड होता है, जिसके बारे में स्वयं व्यक्ति को कुछ डेफिनाइट कंक्लूजन पर पहुंचना एक डिफ़िकल्ट वर्क लगता है, क्योंकि भाई हम तो नहीं जानते हमारी लाइफ में अभी 4 घंटे बाद क्या होने वाला है ना। तो एक डेफिनाइट कंक्लूजन तक पहुंचना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। नेक्स्ट है पर्सन परसेप्शन में परसीवर के एटीट्यूड्स, उसकी जो मेंटल इंक्लिनेशंस हैं, बेसिक मैकेनिज्म हैं, ठीक है, इसके बारे में भी पता चलता है। एक क्लियर इमेज हमें मिल जाती है। फंक्शनल फैक्टर के एक्टिव होने के कारण पर्सन परसेप्शन में थोड़ी सी वेगनेस ज़्यादा पाई जाती है। तो ये है पर्सन परसेप्शन के बारे में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमने डेफिनेशन के बेस पे देखी। अब हम बात करते हैं कि क्या जनरल प्रिंसिपल्स पाए जाते हैं पर्सन परसेप्शन में। तो जनरल प्रिंसिपल की बात करें तो पर्सन परसेप्शन में कम से कम मिनिमम 6 टाइप की प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं, जो ज़रूरी है इनको फॉलो करना। पर्सन दूसरे पर्सन के बारे में कम से कम, ठीक है, लेस इन्फॉर्मेशन के बेस पे भी एक इमेज को कंस्ट्रक्ट कर लेता है और उसके ट्रेड्स के बारे में प्रिडिक्शन लगाने लगता है। यही तो होता है, हमें लेस इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी तो हम सामने वाले के बारे में प्रिडिक्शन कर लेंगे कि वो इंसान ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और बहुत स्ट्रांगली बोलेंगे भी इस चीज़ को, है ना। नेक्स्ट है पर्सन परसेप्शन में दूसरे इंडिविजुअल की स्पेसिफिक फीचर पर ध्यान ना देके उसके सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर पे हम फोकस करते हैं, ठीक है, और उसी के बेस पे क्या करते हैं, इमेज को फॉर्म कर लेते हैं। पर्सन परसेप्शन में दूसरों के बारे में जिन इन्फॉर्मेशन को हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर में एक कोहेरेंट मीनिंग को ढूंढने का एफर्ट भी करते हैं। इस तरह के परसेप्शन में एक क्या होती है, एक लिमिट तक व्यक्ति के व्यवहार में कॉन्टेक्स्ट का उपयोग करके हम मीनिंग वो ढूंढ पाते हैं, ठीक है, कि पर्सन परसेप्शन में दूसरों के बारे में जिन इन्फॉर्मेशन को हम प्रोसेस कर रहे होते हैं उनके व्यवहार में एक कोहेरेंट मीनिंग को ढूंढा जाता है, और इस प्रकार से हम परसेप्शन में एक लिमिट तक व्यक्ति के बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस में एक मीनिंग को ढूंढ लेते हैं कि ऐसा इसने क्यों किया, ठीक है। तभी मैंने लिखा है इन सच परसेप्शन टू सम एक्सटेंट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पर्सन इज यूज्ड टू फाइंड द मीनिंग। हमारा हर चीज़ का पर्पस क्या है, मीनिंग ढूंढना, ऐसा उसने क्यों किया, किसी ने अब्यूज़ किया तो क्यों किया, ठीक है, उसके बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट के टर्म में हम मीनिंग को ढूंढने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है पर्सन अपना जो स्टेबल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसका उपयोग करके दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता रहता है। जैसे अगर एक पर्सन एक मेडिकल डॉक्टर के रूप में पहचान किए जाने पर हम लोग क्या करते हैं, अपने कॉग्निशन में डॉक्टर के बारे में पहले से जो प्रोसेस इन्फॉर्मेशन है या स्टोर इन्फॉर्मेशन है उसका उपयोग करके उसकी क्वालिटीज़ और उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करने लगते हैं। भाई हमें लग रहा है कि ये सामने वाला मेडिकल डॉक्टर है और हमारे कॉग्निशन में जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है रिलेटेड टू द डॉक्टर, है ना, हम उस इन्फॉर्मेशन को उस सामने जो मेडिकल डॉक्टर होगा उसके ऊपर क्या करेंगे, थोप देंगे कि भाई ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स इस इंसान के अंदर पाई जाएंगी, ठीक है, बहुत डिसिप्लिन होगा, बहुत पंचुअल होगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा, टू द पॉइंट बात करेगा, है ना, प्रैक्टिकल होगा, और उसके अकॉर्डिंगली सामने वाले को क्या करेंगे, परसीव करेंगे। नेक्स्ट है
पर्सन परसेप्शन में व्यक्ति दूसरे पर्सन को कैटेगराइज करके उसके बारे में एक इमेज को कंस्ट्रक्ट कर लेता है। यहाँ व्यक्ति जिस दूसरे पर्सन के बारे में इमेज क्रिएट कर रहा होता है उसे वह एक अलग व्यक्ति के रूप में परसेप्शन ना करके किसी ग्रुप के मेंबर के रूप में परसीव करता है। जैसे रेलवे स्टेशन पे किसी व्यक्ति को अगर हम ब्लैक कोट या ब्लैक कोट वाइट पैंट पहने देख लें तो हम उसे क्या मानेंगे भाई, क्या कहोगे? टिकट एग्जामिनर या टिकट कलेक्टर के रूप में परसीव करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है पर्सन की जो खुद की नीड्स होती हैं, इसकी इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, इस बात को इफ़ेक्ट करते हैं कि वह दूसरों को किस तरह परसीव करेगा या किस तरह इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे पहली बार मिले हैं एक ऐसी इमेज का निर्माण करेंगे जो अपने पड़ोसी की इमेज से डिफर होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्प्रेशन फॉर्मेशन की, कि इसमें कैसे जब भी हम फॉर्म कर रहे हैं इम्प्रेशन किसी भी पर्सन का तो कैसे हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, कैसे छवि को बनाते समय इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग यानी कि सूचना का संसाधन करते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट ने स्टडीज़ की हैं बहुत सारी और उन्होंने उन स्टडीज़ के बेस पे बताया कि इम्प्रेशन फॉर्मेशन उन इंफॉर्मेशन से इफेक्टेड होता है या इन्फ्लुएंस होता है जो किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के बारे में रिसीव होती है। इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने वाला व्यक्ति इन इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करता है और उसके बेस पे सामने वाले व्यक्ति के बारे में इम्प्रेशन को क्रिएट करता है। इसी को इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इस पूरे प्रोसीजर को इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहा जाता है। अब इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मल्टीपल यूनिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि अक्सर किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के बारे में कई तरह की सूचनाएं मिलती हैं। भाई मुझे भी मेरे आसपास के सर्कल में जो बहुत सारे लोग हैं, मेरे कॉलेज में जो टीचर्स हैं, उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं और पर्सन क्या करता है, इन इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके उसके बेस पे क्या करता है, इंप्रेशन को फॉर्म कर लेता है। मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं उसे इंटीग्रेट कर लूँगी, जोड़ लूँगी और उसके बेस पे इंप्रेशन फॉर्मेशन कर लूँगी। सोशल साइकोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्चेस के बेस पे 2 डिफरेंट टाइप के मॉडल्स दिए थे और बताया था कि इन सूचनाओं की डिफरेंट यूनिट्स को आपस में मिला के हम इम्प्रेशन को कैसे बनाते हैं। इनको 2 मॉडल्स के टर्म में बताया था, एक था एडिटिव मॉडल, दूसरा था एवरेजिंग मॉडल। एडिटिव मॉडल को एंडरसन ने प्रपोज किया था। यह मॉडल बताता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है, तो मिलने वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसकी डिफरेंट यूनिट्स को व्यक्ति एक साथ ऐड कर देता है और इसके बेस पे वह उस व्यक्ति के बारे में एक डेफिनाइट इम्प्रेशन को कंस्ट्रक्ट करता है जिसके बारे में सूचना दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट अपने क्लास फेलो को 1 से 10, ठीक है, 10 पॉइंट रेटिंग स्केल पे 4 ट्रेट को रेट करता है, जैसे इंटेलिजेंस पे उसने 9 दे दिया, अट्रैक्टिवनेस पे उसने कितना 8 दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे 9 और अनफ्रेंडलीनेस पे 2 दे दिया। ठीक है, तो एडिटिव मॉडल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 9 + 8 + 9 + 2 = 28 हो जाएगा और स्टूडेंट इसी के बेस पे अपनी क्लास फेलो के बारे में इंप्रेशन को कंस्ट्रक्ट कर लेगा। तो इस मॉडल के से बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है कि हम पॉजिटिव ट्रेड्स, एडिशनल पॉजिटिव ट्रेड्स को जोड़ने से व्यक्ति में क्या होगा, एक पॉजिटिव इमेज या इम्प्रेशन बन जाएगा। नेक्स्ट है एवरेजिंग मॉडल, को एंडरसन ने ही प्रपोज किया था। यह मॉडल बताता है कि टारगेट पर्सन के बारे में मिलने वाली इंफॉर्मेशन की रेटिंग को व्यक्ति जोड़ता नहीं है, बल्कि क्या करता है, उसका एक एवरेज निकाल लेता है। वहाँ तो हमने जोड़ा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही होगी उसका हम एवरेज निकाल लेंगे और उसी के बेस पे टारगेट पर्सन के बारे में इंप्रेशन को फॉर्म कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लें कि जो एग्ज़ाम्पल अभी हमने लिया था ऊपर वाली स्लाइड में, वही में इसमें हम क्या करेंगे, एक और ट्रेट को, जैसे स्टबर्ननेस यानी कि जिद्दीपना, बहुत स्टबर्न है ना कहते हैं, को जोड़ दिया जाए और उसकी रेटिंग को 2 दिया जाए। तो एडिटिव मॉडल में उस स्टूडेंट का जो क्लास फेलो है उसका टोटल स्कोर 28 से बढ़ के 30 हो जाएगा, 28 + 2 हो जाएगा ना एडिटिव मॉडल में, तो 30 हो जाएगा और
जो स्टूडेंट हैं अपनी क्लास फेलो के प्रति क्या हो जाएगा, ज़्यादा फेवरेबल इम्प्रेशन को ड्रॉ कर लेगा। लेकिन एवरेज मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होगा, 9 + 8 + 9 + 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो मतलब कि 28 डिवाइडेड बाय 4 = 7 हो जाएगा। और अगर हम इसमें स्टबर्ननेस को का 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 9 + 8 + 9 + 2 + 2 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 5 = 6। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि एवरेज मॉडल के अकॉर्डिंग हमारा जो टोटल स्कोर है 7 से घट के 6 हो जाएगा और ओवरऑल जो इम्प्रेशन है हमारे क्लास फेलो का वो पहले के कंपैरिजन में लेस फेवरेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही जो मॉडल हैं दोनों ही यूज़ किए जाते हैं जब भी इम्प्रेशन फॉर्मेशन करते हैं, पर एवरेज मॉडल को एडिटिव मॉडल के कंपैरिजन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है ओवरऑल इम्प्रेशन ड्रॉ करते समय। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो किस क्रम में, किस सीक्वेंस में मिल रही है, इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सोशल साइकोलॉजिस्ट ने स्टडीज़ की और इनकी बेस पे बताया कि पर्सन को टारगेट पर्सन, ठीक है, टारगेट पर्सन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है वो जिस सीक्वेंस में रिसीव होती हैं उसका भी इफेक्ट पड़ता है इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन पे। टारगेट पर्सन के बारे में जिस सीक्वेंस की या जिस तरह की इंफॉर्मेशन व्यक्ति को पहले प्राप्त हो जाती है उसी तरह का इम्प्रेशन पर्सन पहले बना लेता है। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप किसी से पहले इम्प्रेशन में ही पॉजिटिव इमेज छोड़ देते हो तो वो क्रॉनिकली लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक पॉजिटिव बनी रहती हैं। तो वही बात कही जा रही है कि अगर हमें पहले जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम उसी तरीके की इमेज को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें 2 तरह के कॉन्सेप्ट की बात की गई है, प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट की। प्राइमेसी इफेक्ट बताता है कि जो स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें रिमेंबर रहती है और लास्ट में जो मिलती है वो भी हमें रिमेंबर होती है। प्राइमेसी इन्फॉर्मेशन यानी कि पहले वाली इन्फॉर्मेशन जो स्टार्टिंग में मिल रही है, ओपनिंग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। रिसेंसी यानी कि क्लोजिंग, यानी कि लास्ट की इन्फॉर्मेशन को रिसेंसी इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें पहले मिली है वो हमें ज़्यादा मेमोरेबल रहेगी इन कंपैरिजन टू बीच की इन्फॉर्मेशन के और लास्ट की इन्फॉर्मेशन के। ठीक है, अगर हम किसी से कहें कि इंटेलिजेंट, इंडस्ट्रियस या हार्डवर्किंग, इम्पल्सिव, क्रिटिकल, स्टबर्न और इन्वियस, ठीक है, तो हमें क्या याद रहेगा, उसका इंटेलिजेंट याद रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और अगर हम इसको उल्टा कर दें तो भी हमें पहले वाली इन्फॉर्मेशन, इन्वियस पहले याद रहेगा, स्टबर्न याद रहेगा, पर इंटेलिजेंट बाद में याद रहेगा। ठीक है, हमें मतलब इसमें इस स्टडी में जो ऐश ने किया था, ऐश एक्सपेरिमेंट कहलाता है, जिसमें प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट की बात की गई थी। उसमें उन्होंने बेसिकली बताया था कि जो पहली इन्फॉर्मेशन होती है, जो लास्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, वो दोनों तो हमें याद रहती है कंपैरेटिवली मिड इन्फॉर्मेशन के बेस पे। ठीक है, फिर है इसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव इन्फॉर्मेशन। पॉजिटिव एंड निगेटिव इन्फॉर्मेशन में ये बताया गया है कि कभी कभी व्यक्ति को टारगेट पर्सन के बारे में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, निगेटिव इन्फॉर्मेशन दोनों ही मिल जाती है भाई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि इंसान को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के कंपैरिजन में निगेटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा याद रहती है। इसका कारण क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो सोशल नॉर्म्स के प्रेशर में आकर व्यक्ति करता है और इससे व्यक्ति पर्सनल ट्रेट्स की रियलिटी जो होती है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ना उसकी रियलिटी है वो एक्सप्रेस हो पाती है। पर निगेटिव बिहेवियर जो होता है वो मुख्य जो मेन रोल होता है उससे परे होता है, बियॉन्ड होता है, जिससे व्यक्ति के पर्सनल ट्रेट्स की रियलिटी का पता चल जाता है। और इतना ही नहीं, जो हमारे निगेटिव ट्रेट्स हैं कंपैरेटिवली अनयूजुअल होने के साथ साथ डिस्टिंक्टिव भी होते हैं, थोड़े से विशिष्ट होते हैं। इसी वजह से जो परसीवर होता है वो निगेटिव इन्फॉर्मेशन पे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा ध्यान देता है। इसे निगेटिविटी इफेक्ट भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्यूटिंग कंसिस्टेंसीज। ठीक है, मतलब कि संगतता प्रदान करना। जनरली व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में एक कंसिस्टेंट इम्प्रेशन को क्रिएट कर लेता है और एक कंसिस्टेंट इमेज
को कंस्ट्रक्ट करने की जो प्रवृत्ति है उस सिचुएशन में भी होती है जब उसके पास दूसरे व्यक्ति के बारे में बहुत ही लेस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। जब परसीवर किसी व्यक्ति को गुड या बैड के रूप में देखता है तो उसमें वह अन्य ट्रेट्स को उसके अनुरूप होने का प्रिडिक्शन कर लेता है। जैसे अगर हम किसी को कह रहे हैं वो गुड हैं तो हम सारी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन सोचेंगे उसके बारे में। अगर हम कह रहे हैं वो बैड है तो हर चीज़ निगेटिव सोचते रहेंगे। ठीक है, इसी को है, इस इवैल्यूएटिव टेंडेंसी को हेलो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट की संज्ञा दी गई है। अगर हम किसी पर्सन को पॉजिटिव टेंडेंसी के तहत या हेलो इफेक्ट के तहत देखते हैं तो हम कहेंगे कि वो पर्सन हार्डवर्किंग है, पंचुअल है, सिंसियर है, ओबीडियंट है, रिस्पेक्टफुल है, हॉनेस्ट है। ठीक है, लेकिन अगर हॉर्न इफेक्ट के तहत इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हम सारी चीज़ें उसमें निगेटिव देखेंगे, है ना। वो बहुत ही नॉटी है, स्टबर्न है, बात नहीं मानता है। ठीक है, तो ये केयरलेस है। इस तरह की चीज़ें जो हम करते हैं, इस तरह से इवैल्यूएटिव टेंडेंसी को अपनाते हुए, ठीक है, चीज़ों में कंसिस्टेंसी देखते हैं, इम्प्यूट करते हैं कंसिस्टेंसीज़ को, तो इसे कहते हैं इम्प्यूटिंग कंसिस्टेंसी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो पर्सन परसेप्शन है या इम्प्रेशन फॉर्मेशन है उसमें टारगेट पर्सन के बारे में कई तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती हैं और फिर उसे एक स्पेसिफिक वे में प्रोसेस करते हैं हम लोग, और इसी के बेस पे इम्प्रेशन फॉर्मेशन कर लेते हैं या पर्सन का परसेप्शन कर लेते हैं। तो बेटा ये एक पार्ट हो गया, मतलब कि पहला पार्ट सोशल परसेप्शन पढ़ा, नेक्स्ट पार्ट में आपने पर्सन परसेप्शन पढ़ा और प्लस आपने ये भी पढ़ा कि इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं ड्यूरिंग इम्प्रेशन को फॉर्म करते समय। अभी स्टोरी बाकी है, अभी इसके बारे में और भी चीज़ें हैं, रोल ऑफ नॉन वर्बल क्यूज़ हैं, टैक्टिक्स हैं, तो वो भी हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच बच्चों। नोट्स बना लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ठीक है।